नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है सोना। देखिए, जब मैं इस डीप डाइव के लिए दिए गए स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हम सब जानते हैं कि भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, पर यह अंदाज़ा नहीं था कि हमारे घरों में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के सरकारी खजानों से भी ज़्यादा सोना पड़ा है। तो आज का मिशन यही समझना है कि ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर कोई छिपी हुई आर्थिक महाशक्ति। चलिए इस कहानी में उतरने के लिए एक ऐसे आंकड़े से शुरू करते हैं जो शायद आपके होश उड़ा दें। स्रोतों के अनुसार भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन सोना है। 36,000 टन से भी ज्यादा। हाँ, और इसकी कीमत है करीब $3.8 ट्रिलियन, यानी 3,35,00,000 करोड़ रुपए। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के पूरे शेयर बाजार की कुल कीमत से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना। हाँ, और ये आंकड़ा सिर्फ हैरानी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक छिपी हुई सच्चाई भी दिखाता है कि भारत में एक समानांतर एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था चल रही है जो पूरी तरह सोने पर आधारित है। ये सिर्फ गहने नहीं है, ये एक बहुत बड़ा निजी तौर पर चलाया जाने वाला वित्तीय सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा, एक पूरा पैरेलल सिस्टम। और जब हम कहते हैं कि ये भंडार दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंकों से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत की आम जनता ने एक तरह से अनजाने में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बना लिया है। एकदम। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि जो काम आम जनता कर रही है वही काम बड़े पैमाने पर भारतीय रिजर्व बैंक भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, आरबीआई भी बहुत आक्रामक तरीके से सोना खरीद रहा है। उसका भंडार अब 880 टन से ज्यादा हो चुका है। ओहो। और ये अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की एक सोची समझी रणनीति है। मतलब साफ है, चाहे आम आदमी हो या देश का सबसे बड़ा बैंक, भरोसे की बात आती है तो सब सोने पर ही दांव लगाते हैं। तो ये तो बहुत दिलचस्प है कि सरकार और जनता दोनों सोने को एक सुरक्षा के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन क्या इसे खरीदने और पहनने का तरीका पूरे भारत में एक जैसा है? हमारे स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे दक्षिण भारत, जहां देश की सिर्फ 20% आबादी रहती है, हाँ। वहां सोने की 40% खपत होती है। 40%? जी, जबकि उत्तर भारत का हिस्सा सिर्फ 20% है। और पसंद भी अलग है। उत्तर में आपको पोलकी कुंदन जैसे जड़ाऊ काम वाले गहने मिलेंगे जिनमें सोने की शुद्धता अक्सर 22 कैरेट से कम होती है। और दक्षिण में? वहां शुद्ध 22 कैरेट के सादे सोने के आभूषणों पर ज्यादा जोर रहता है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह स्त्रीधन की अवधारणा है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्त्रीधन दहेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये वो सोना, ये संपत्ति है जो एक महिला को शादी से पहले, दौरान या बाद में उपहार में मिलती है। और कानून इस पर महिला को पूर्ण और अकेला अधिकार देता है। मतलब उस पर सिर्फ उसी महिला का हक है। सिर्फ और सिर्फ उसी का। ये एक बहुत शक्तिशाली वित्तीय सुरक्षा है। और हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले ने इस अधिकार को और भी मजबूत कर दिया है। तो अगर इतना सोना घरों में पड़ा है और ये एक तरह की संपत्ति है, तो सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था में लाने की कोशिश तो जरूर की होगी। कोशिशें तो हुई, लेकिन नतीजे बड़े मिले जुले रहे। एक तरफ थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB। ये निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट रहे। एक सीरीज ने तो आप मानेंगी नहीं, 332% का रिटर्न दिया। 332%? ये कैसे संभव हुआ? ये रिटर्न सोने की बढ़ती कीमत और उस पर मिलने वाले ब्याज दोनों को मिलाकर था। तो निवेशकों के लिए तो ये एक जबरदस्त चीज बन गई। लेकिन यही सफलता सरकार के लिए सिरदर्द बन गई। क्यों? क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ने पर सरकार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते, इसलिए 2024-25 में इसे रोकना पड़ गया। अच्छा। और दूसरी तरफ स्वर्ण मुद्रीकरण योजना थी, GMS, जो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ लोग सोने में इतना निवेश कर रहे हैं, पर जब सरकार उसी सोने पर कमाई का मौका दे रही है तो वे पीछे हट जाते हैं। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि वो योजना लोगों से अपने पुश्तैनी गहने गलाकर बैंक में जमा करने को कह रही थी। ओह। और वो गहना सिर्फ सोना नहीं है, वो एक भावना है, एक याद है। कोई इतनी दादी का हार क्यों पिघलाना चाहेगा? तो अगर पुश्तैनी गहनों से इतना भावनात्मक जुड़ाव है, तो क्या नई पीढ़ी भी ऐसा ही सोचती है या हमें कोई बदलाव दिख रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा। जेन ज़ेड यानी आज की जो युवा पीढ़ी है, वो निवेश और सजावट के बीच एक साफ लकीर खींच रही है। मतलब?
उन्हें पता है कि गहनों पर 20-30% मेकिंग चार्ज देना निवेश के लिहाज से एक घाटे का सौदा है। सही बात है। वो निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF चुनते हैं। वहां कोई मेकिंग चार्ज नहीं और उसे बेचना भी बहुत आसान है, और ये पारंपरिक ज्वेलरी बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इसे समेटते हैं। भारतीय परिवारों का जो स्वर्ण भंडार है वो सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत नहीं बल्कि एक विशाल मैक्रो इकोनॉमिक शक्ति है। इसे निष्क्रिय संपत्ति कहना शायद गलत होगा। बिल्कुल, ये असल में करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। एकदम। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। सरकार एक ट्रिलेमा यानी एक तिहरी दुविधा का सामना कर रही है। एक तरफ व्यापार घाटे को रोकने के लिए सोने का आयात कम करना है, दूसरी तरफ तस्करी रोकने के लिए बाजार की मांग भी पूरी करनी है, और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए घरों में पड़े इस सोने का इस्तेमाल करना है। तो आने वाले दशक का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, इस लगभग $4 ट्रिलियन के निजी भंडार को उस सांस्कृतिक विश्वास को तोड़े बिना औपचारिक अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जाए जो इसकी नींव है।